अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इससे पहले कि मुज़ाकरात से सियासी पारा ठंडा होता, इससे पहले कि इन मुज़ाकरात से बदतरीन जो एक सियासी डेडलॉक था इसका कोई नतीजा निकलता, इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की जो एक रस्सा कशी है ये ख़त्म होती और सब आइन को सुप्रीम मानते, हुकूमत ने इमरान खान के साथी साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के घर पुलिस की भारी नफरी के साथ कल रात छापा मारा और इस छापे के बाद जितनी भी एतमाद की डोरियां थीं इनको तोड़ डाला, जिसने जलती पर तेल का काम किया। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो जारी मुज़ाकरात हैं उसमें बिल्कुल बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की गई है। नाजरीन, कहते हैं कि सियासत के सीने में तो दिल नहीं होता, लेकिन गुजरात के चौधरी उन्होंने हमेशा ये साबित किया है कि सियासत के सीने में अगर दिल नहीं होता तो क्या हुआ, वज़ादारी तो हो सकती है। यही वज़ादारी चौधरी ख़ानदान की एक पहचान है। पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा, पंजाब की वज़ारत आला और कई वफाकी और सूबाई वज़ारतें इस घर के हिस्से में बार बार आई हैं, लेकिन माजी में कई बार साहिब इक़्तिदार होते हुए भी चौधरियों ने सियासी मुखालिफिन के साथ दुश्मनी की बजाय वज़ादारी, मामला फ़हमी, रवादारी और मेहमान नवाजी का ही अपना जो तरीक़ाकार है इसको अपनाए रखा। गुज़श्ता रात हमने जो देखा कि एंटी करप्शन और पुलिस फोर्स ने एक करप्शन केस में जिस अंदाज से चौधरी ज़हूर इलाही पैलेस पर चौधरी परवेज़ इलाही को पकड़ने के लिए ऑपरेशन किया, बख्तर बंद गाड़ी से जिस तरीके से दरवाज़ा तोड़ा गया, घर की दीवारें फलांगी गई, मारपीट की, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, घर में मौजूद ख़वातीन को हिरासा किया, जो मिला उसे पकड़ लिया। और एक ऐसे केस में चौधरी परवेज़ इलाही को पकड़ने की कोशिश की गई जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही को ज़मानत दी जा चुकी है, उन्हें ज़मानत मिल चुकी है। लग रहा था कि जैसे किसी दहशतगर्द को पकड़ने के लिए ऐसा ऑपरेशन किया जा रहा है। तो नाजरीन, क्या इस सारी एपिसोड के बाद क्या आप चौधरियों को जो तर्ज़ सियासत है ये वज़ादारी से निकल कर इंतकामी सियासत के दायरे में दाखिल होगा? क्योंकि अब सियासी पारा हाई हो चुका है। चौधरी ज़हूर इलाही की जो तर्ज़ सियासत परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात लेकर चल रहे थे वो अब चौधरी मोनस इलाही और चौधरी सालिक की शक्ल में अपने डायनेमिक्स को तब्दील कर चुकी है। अब जज्बात हैं, गुस्से हैं, इस पर काबू अब बड़ों वाला नहीं रहा। इसकी मिसाल माजी करीब में हमने उस वक्त देखी जब चौधरी ख़ानदान की सियासत में एक दराड़ आ गई थी। नाजरीन, मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि ऐसे तो चौधरी परवेज़ इलाही भी माजी में कर सकते थे। शरीफ ख़ानदान की रिहाइश गाहें जाती उमरा हो, मॉडल टाउन हो, ये भी दूर नहीं थी। मुशर्रफ दौर में जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जिला वतन थे और हमजा शहबाज को बतौर ज़मानती पाकिस्तान में रखा गया था, उन मुश्किल हालात में भी वज़ीर आला पंजाब होते हुए चौधरी परवेज़ इलाही ने कभी भी हमजा शहबाज पर पंजाब की ज़मीन तंग नहीं होने दी थी। मैं तो ये सोचने पर मजबूर हूँ कि मौजूदा हुक्मरानों ने क्या सोच कर खुद शीशे के घरों में बैठ कर चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर पत्थर मारे। सवाल उठता है कि सूबे में एक निगरान हुकूमत कायम है जिसकी आइनी मुद्दत पूरी हो चुकी है, मगर ये कैसे निगरान हुकूमत है जो सूबे में इलेक्शन करवाने की बजाय हर वो काम कर रही है जो इसे नहीं करना चाहिए। सवाल उठता है कि चौधरियों का अपना रिश्तेदार और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हुकूमत कभी ज़मान पाक को फतह करने पहुंच जाती है तो कभी ज़हूर इलाही पैलेस पर अपने झंडे गाड़ने चली जाती है। लेकिन अपना जो उनका असल मकसद है कि आपका आइनी मुद्दत खत्म हो चुकी है, आपको इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, इस मकसद को तो मोहसिन नकवी भूल ही गए हैं, बावजूद इसके कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान से बाहर हैं। लेकिन बहरहाल ये कल रात जो सब कुछ हुआ और अभी कुछ देर पहले तक ये इत्तला आ रही थी कि जो ज़हूर इलाही रोड पर जाने वाले सारे रास्ते हैं इनको बंद कर दिया गया है और वहाँ पर एक बार फिर से पुलिस पहुँचना शुरू हो गई है। बहरहाल मोहसिन नकवी के बाहर होते हुए भी जिम्मेदारी उन पर ही लागू होती है। क्या वो भी ऐसे इक़दामात की मजम्मत कर रहे हैं? ये भी सवाल उठता है कि चौधरी परवेज़ इलाही के घर ऑपरेशन किसकी इमा पर हुआ? हिफाजती ज़मानत होने के बावजूद किसी के घर धावा बोला जाएगा तो इस मुल्क को जो है वो बनाना रिपब्लिक ना कहें तो फिर क्या कहें? मकसद अगर कानून की हुक्मरानी था तो वो चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किए बगैर भी कायम हो सकता था। ख़ानदान की औरतों को ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाले बगैर भी सब कुछ कायम हो सकता था। वो औरतें जिनका दूर दूर तक सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना कभी उनको किसी ने टीवी चैनल्स पर देखा, ना ही सियासी तकरीबात में चौधरी ख़ानदान की औरतों को कभी देखा गया, ना सियासी बात करते हुए उनको देखा गया सुना गया, तो उनको हिरासा करके कौन से
कानून की हुक्मरानी कायम करने की कल रात कोशिश की गई। क्या हुक्मरान इसका जवाब देंगे? कराची में हम सबको याद है जब मरियम नवाज के होटल के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया था तो बिलावल भुट्टो ने माफ़ी मांगी थी। क्या इस बार शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी इस मामले पर माफ़ी मांगेंगे कि जो कुछ कल चौधरी ख़ानदान की ख़वातीन के साथ सलूक किया गया? मुझे यहाँ अफसोस से यह भी कहना पड़ रहा है कि यहाँ मकसद कानून की हुक्मरानी नहीं बल्कि जारी सियासी मुज़ाकरात को सबुताश करना मालूम हो रहा है। अब सिर्फ देखना ये बाकी है कि कौन सी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि तहरीक इंसाफ में और मौजूदा जो हुकूमत इत्तेहाद है इसमें मुज़ाकरात हों। नाज़रीन, दूसरी तरफ पूरे मुल्क में एक ही रोज़ इलेक्शन के लिए हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, जिससे तवक्को की जा रही है कि इस मुल्क में जारी जो एक सियासी खींचातानी है इसमें कमी आएगी। लेकिन गुज़श्ता रात का जो पुलिस ऑपरेशन था उससे एक बार फिर से सियासी पारा ज़ाहिर है ये बढ़ गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या PDM हुकूमत मुज़ाकरात से बाहर निकलना चाहती है? क्या PDM के अंदर ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि मुलाकात हो, या नून लीग के उन दो धड़ों में से एक धड़ा मौजूद है जो नहीं चाहता कि शहबाज शरीफ ये मुज़ाकरात करें और इसमें कामयाब हों और इलेक्शंस हों? क्या वो धड़ा है जिसे मरीम नवाज़ का धड़ा कहा जाता है? ये भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि PTI पहले ही इस खदशे का इजहार कर चुकी है कि हुकूमत का वाहिद मकसद इलेक्शन से फ़रार है, क्योंकि इंतखाबात जो हैं हुक्मरान इत्तेहाद को सूट नहीं करते हैं। ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। लग तो यही रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुस्से में मुज़ाकरात से वॉकआउट कर जाएगी, लेकिन यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी तदब्बुर का मुजाहरा करते हुए मुज़ाकरात के अमल को जारी रखने पर ही इत्तफाक किया है ताकि हुक्मरान इत्तेहाद को इलेक्शन से भागने का मौका ना मिल सके। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये स्ट्रैटेजी कामयाब हो सकेगी? सवाल ये भी उठता है कि अगर हुकूमती मुज़ाकराती टीम यकीन दहानी के बाद सियासी माहौल को कशीदगी से बचाने में कोई किरदार अदा नहीं करती तो फिर वो बड़े फैसले कैसे करेगी? वैसे तो हुकूमत और अपोजिशन का ये मानना है कि मुज़ाकरात पर कोई डेडलॉक नहीं है, मगर हालिया वाक़यात के बाद जारी मुज़ाकरात पर एटलीस्ट सवालिया निशान ज़रूर लग गया है। हुकूमत और PTI ने मंगल के रोज़ मुज़ाकरात के फाइनल राउंड पर तो बैठना है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि अगर मामलात को संभाला नहीं गया और ऐसे ही कार्रवाइयाँ जारी रहीं, लोगों के घरों पर ऐसे ही धावा बोला जाता रहा, गिरफ्तारियाँ होती रहीं, तो मंगल से पहले ही मुज़ाकरात का ड्रॉप सीन भी हो सकता है। यहाँ ये भी सवाल है कि अगर मुज़ाकरात से कोई नतीजा नहीं निकलता तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? ये इंतकामी कार्रवाइयों और मुज़ाकरात का जो ये ऊँट है ये किस करवट बैठेगा? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। शाह साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कल रात की जो कार्रवाई है चौधरी परवेज़ इलाही के घर, जिस तरीके से धावा बोला गया, लग ऐसे रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द अंदर छुपा हुआ है जिसको पकड़ने के लिए आपने जो है वो बख्तरबंद गाड़ी से दरवाज़ा तोड़ना उसको भी आपने मुनासिब समझा। हर वो इकदाम आपने किया जो आपको नहीं करना चाहिए था इखलाकी तौर पर। हुकूमत तो मानने से इनकारी है, डार साहब भी कह रहे हैं वफाकी हुकूमत का काम नहीं है, शहबाज शरीफ साहब भी बल्कि उल्टा अफसोस का इजहार कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वफाकी हुकूमत नहीं करा रही है, मोहसिन नकवी साहब मुल्क से बाहर बैठे हैं, तो फिर ये किसकी कार्रवाई है शाह साहब? देखिए, ये अजीब व गरीब बात है। हुकूमत आपकी है, वफाक में आप वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर दाखिला आपका है, और आप कह रहे हैं कि आपके इल्म में नहीं है। चलिए मान लीजिए आपने नहीं करवाया, तहकीकात तो करवा सकते हैं ना। हाँ। बात की तह तक तो पहुंच सकते हैं ना कि हाँ। कौन जिम्मेदार है। अगर आप नहीं हैं तो कौन है, वो कौन बताएगा? आपके पास इदारे नहीं हैं, आपके पास इस किस्म की तहकीकात का साजो सामान नहीं है जिसके तहत आप ये बात की तह तक पहुँचें कि ये अगर मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं तो उसको अंडरमाइन कर रहा है, साबोताज कर रहा है, तो कौन कर रहा है? देखिए, मैंने वहाँ, मैं आपको ये कहता चलूँ, हमारी 2 नशिस्तें हुई, सैर हासिल गुफ्तगू हुई और सियासी अंदाज में बातचीत हुई, और मैं ये कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, पेशरफ्त हुई, मानी खेज पेशरफ्त हुई। अब सवाल ये है, इसके रास्ते में रुकावट कौन बन रहा है? आपने देखा कि उनकी सफ़ों के अंदर अभी भी इत्तेहाद नहीं है। मौलाना फजल रहमान जो PDM के सदर हैं, वो मुज़ाकरात के सख्त मुखालिफ हैं।
आपने ख्वाजा आसिफ मुखालिफ हैं, वो कहते हैं मुज़ाकरात वक्त का ज़िया है। जी, आप बताएं, अगर वो वक्त का ज़िया है तो फिर वहाँ साद रफ़ीक साहब और इसाक डार साहब जो आपके पार्टी के सीनियर दो रुकन हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों बैठे हैं? उन्होंने हमें क्यों मद्दू किया है? अगर वक्त का ज़िया है तो फिर इसाक डार साहब ने मुझे फ़ोन क्यों किया और क्यों वजाहत की कि जो वाक़या हुआ है उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब मैंने उनको कहा कि हमारे 33 कारकुन इस्लामाबाद से गिरफ़्तार हो गए, जब इस्लामाबाद साहब इमरान खान साहब इस्लामाबाद पेशी के लिए आए तो उन्होंने फिर अगर उनको रिहा क्यों करवाया? और वो मासूम भी थे, बेगुनाह भी थे, उन्होंने कानून भी नहीं तोड़ा था। देखिए ये शाह साहब, इन सारी कार्रवाइयों पर अगर हुकूमत इनकार कर रही है, मेरा सवाल ये है कि उन्होंने कह दिया और आपने मान लिया कि कल रात की कार्रवाइयों में उनका कोई अमल दखल नहीं है। क्या ये इतना मामला आसान है, सीधा है, जिस तरह आप लोगों को बताने की या समझाने की कोशिश की जा रही है? आप सेटिस्फाइड हैं क्या? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने तभी उनसे कहा कि चलिए, आप नहीं हैं तो कौन है? आप नहीं तो कौन? वो तो आप इन्वेस्टिगेट करके बता सकती हैं ना। इतना तो अख्तियार आपके पास होगा कि आपकी बात की तह तक जाए। इसका जवाब एहसन इकबाल ने आज टीवी पे दिया है। एहसन इकबाल को मैं अभी एक टीवी चैनल पर सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि भाई कुछ लोग पंजाब हुकूमत के अंदर ही कुछ ऐसे अनासिर हैं जिनके पास तहरीक इंसाफ के लिए हमदर्दी है। वो ये चाहते हैं कि ऐसा तमाशा लगे, लोगों के दिल में इनकी हमदर्दी आए, ये जो है वो हीरो बने। वो कहते हैं किसी को गिरफ्तार करना इतना मुश्किल नहीं है। क्या तमाशा लग गया है कि अगर जमान पार्क में अगर किसी को गिरफ्तार करना और गिरफ्तारी ना हो, चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करना है, गिरफ्तारी ना हो, तो ये मैं एहसन इकबाल साहब का आज सुन रही थी। वो कहते हैं ये तमाशा लगा हुआ है और हुकूमत के अंदर ही कुछ ऐसे अनासिर हैं जो पीटीआई के लिए हमदर्दी रखते हैं, उनको हीरो बना रहे हैं। मैं हैरान हूँ। अगर एहसन इकबाल एक पढ़े लिखे आदमी ये बात कर रहे हैं तो मैं हैरान हूँ। और क्या कहूँ? ये बताइए, निगरान हुकूमत पंजाब की हमने बनाई है? वहाँ जो लोग जो वज़रा बिठाए हैं, हमसे पूछ के बिठाए हैं? मोहसिन नकवी साहब ने जो हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करवाई हैं और जो चुन चुन कर लोग मुख्तलिफ़ अज़ला में, डिवीज़न में तैनात किए गए हैं, हमसे पूछ के किए गए हैं। देखिए, बात वो करें जिसे लोग कबूल करें। मैं अपने दिल को बहलाने के लिए तो कह सकता हूँ, लेकिन मेरी बात में अगर वजन नहीं है ना तो आप सुन लेंगी, तस्लीम नहीं करेंगी। तो इनकी बात को, एहसन इकबाल साहब की बात को कोई तस्लीम नहीं करेगा। बल्कि उन्होंने फरमाइशी प्रोग्राम का नाम दिया इस सारी कार्रवाई को। उन्होंने कहा ये फरमाइशी प्रोग्राम है पीटीआई के लिए। अच्छा, ये बताएं, उस फरमाइशी प्रोग्राम के क्या ये भी हिस्सा था कि अपने वफाकी वजीर के घर पे हमला कराया जाए? उस फरमाइशी प्रोग्राम का ये भी हिस्सा था कि उनको हाथ पे 6 टांके लगवाए जाएं? क्या ये भी उनने फरमाइश की थी? क्या चौधरी सालिक हुसैन ने फरमाइश की थी कि मेरे घर पे हमला किया जाए और जो मेरा हाथ ज़ख्मी है वो शीशा लगा जाए, जो भी हुआ, और टांके लगे? क्या ये भी फरमाइश थी? क्या वो बताएंगे? बिल्कुल सही, लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे थे कि मैं कहते हैं मेरे पास कोई शायद ऐसा लीडर का नाम नहीं है जिसको पकड़ने की कोशिश की गई हो माजी में और उसने सामना ना किया हो कानून का। उन्होंने अपना नाम लिया, उन्होंने शायद खाकान अब्बासी का कहा, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ, आप किसी का भी नाम लें। उन्होंने कहा क्या इमरान खान और परवेज़ इलाही ये लोग कानून से बालातर हैं? ये अगर इतने इनके हाथ साफ हैं तो कानून का सामना कर लें, तो फिर घरों में छुपने की क्या ज़रूरत है? नहीं, ये बात नहीं है। जब उन्होंने कानूनी चाराजोई की और उनके पास प्रोटेक्टिव बेल थी तो फिर क्या जवाज़ है? फिर क्या जवाज़ है? वो अपने आप को, जब उनके पास बेल है, क्यों गिरफ्तारी के लिए पेश करें? हाँ, अगर उनके पास बेल ना होती और उनके पास सर्च वारंट होता और वो आते, उनको गिरफ्तार करने के लिए वो अपना इजहार करते, तो मुझे यकीन है कि परवेज़ इलाही साहब वहाँ होते तो अपने आप को पेश कर देते। परवेज़ इलाही ने ये पहली मरतबा तो ऐसा मैं बताती हूँ, चौधरी सालिक अभी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि चौधरी परवेज़ इलाही के घर की खवातीन ने कहा है कि जो परवेज़ इलाही है चौधरी शुजात के घर छुपे हुए, आप उधर जाएं। ये चौधरी सालिक ने अभी एक टीवी चैनल पे कहा है कि वो परवेज़ इलाही के घर की खवातीन ने कहा है कि आप उधर जाएं चौधरी शुजात के घर की तरफ, क्योंकि परवेज़ इलाही वहाँ छुपे हुए।
देखिए, उनके घर के मामलात हैं, उस पर मैं तबसरा नहीं करूँगा। 7 घर हैं, बड़ा एक मिसाली उनमें से एक मोहब्बत और कुर्बत का रिश्ता था। इतना के दीवारें भी नहीं है बीच में, तो इसलिए उनके फैमिली मैटर्स में मुझे तबसरा करने का कोई हक नहीं पहुंचता। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त मैं उनकी फैमिली से मिल के आया हूं, उनकी अहलिया से मिल के आया हूं, मुन्नसराय की अहलिया से मिल के आया हूं, उनकी बहनों से मिल के आया हूं। मैं ईमानदारी से कहता हूं, मुझे अफसोस हुआ जब मैंने वहाँ देखा, जो मैंने सुना, उनके वकील से मिल के आया हूँ, मुझे अफसोस हुआ। हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं है। डार साहब ने भी ऐसे ही अफसोस का इजहार किया जिस तरह आपको अफसोस हो रहा है, हमें अफसोस हो रहा है। डार साहब ने भी जब आपसे फोन पे बात करी तो इसी तरह अफसोस का इजहार किया उन्होंने भी? जी, उन्होंने अफसोस का इजहार किया। अब सवाल ये है, फ़र्क ये है कि मैं अफसोस कर सकता हूँ, वो अफसोस के साथ तहकीक भी कर सकते हैं। मैं तहकीक नहीं कर सकता, मेरे पास अख्तियार नहीं है, उनके पास अख्तियार है। वो बात की तह तक पहुंच सकते हैं और नतीजा निकाल सकते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है, किसको कटहरे में खड़ा किया जाए, कौन जिम्मेदार है। जो चौधरी परवेज इलाही साहब कर सकते थे उन्होंने किया, उन्होंने अदालत से रुजू किया, उन्होंने अपनी पिटीशन दाखिल कर दी है और हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया जो है वो इंसाफ देगी और इन्वेस्टिगेशन में मदद फरमाएगी। शाह साहब, अगर इसी तरह गिरफ्तारियों का अमल भी पैरेलल चलता रहा, ऐसे लोगों के घरों पर धावे भी बोले जाते रहे, तो ये पैरेलल मुज़ाकरात कैसे चलेंगे? आप ये बताएं। उधर से इनकार होता रहेगा कि हम इसमें मुलविस नहीं हैं, साथ मुज़ाकरात भी क्या चलते रहेंगे? नहीं, फिर देखें ना, फिर नहीं चल पाएंगे ना, फिर मुज़ाकरात नहीं चल पाएंगे। और हमने नेक नियति से मामलात को सुलझाने की कोशिश की। अगर हम मुल्क के बारे में ना सोच रहे होते, हम तो कहते देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, आइन के मुताबिक है, फैसला हमें मंजूर है, 14 मई के इंतखाबात की तारीख दे चुके हैं, हमारी दरखास्तें हो गई, जांच पड़ताल हो गई, हमने टिकटें बांट दी, हमें निशान अलॉट हो गए, हम तो मुतमईन हो कि अपनी कैंपेन करें। लेकिन मुल्क के मफाद में जैसे कि ये खुद आए यके बाद दीगर, साद रफ़ीक साहब, अयाज सादिक, कमरजमान कायरा, फारूक नाइक, ये बार बार आए और रोस्ट्रम पे चीफ जस्टिस के सामने इनने खड़े होकर कहा कि हमें मौका दीजिए, हम पॉलिटिकली चाहते हैं कि हम इस पर कोई इत्तफाक राय पैदा करें, कंसेंसस पैदा करें और डायलॉग को मौका दीजिए। उन्होंने कहा हमें कोई इतराज़ नहीं है, अगर आप समझते हैं कि आपके पास कोई हल है और आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं, फबेहा बैठिए, बात कीजिए। क्वेश्चन इज मुसीबत शाह साहब, 14 मई से पहले ये सोल्यूशन निकल आएगा? कुछ कहते हैं अगर नहीं निकलेगा, हमारी तो कोशिश है निकल आए। मैं नाउमीद नहीं हूँ, मैं तो समझता हूँ कि निकल सकता है। और मैंने जो प्रपोज़ल मैं अभी आपके सामने रख नहीं सकता, मैं समझता हूँ जो मैंने प्रपोज़ल दिया है बहुत माकूल है, बहुत माकूल है, काबिल अमल है। और उनके बहुत से जो उनने सवालात उठाए थे उनका जवाब उनमें परोया हुआ है। अब क्या आप में हौसला है, आप में हिम्मत है उस पर आगे बढ़ने की? अगर नहीं है तो फिर क्या होगा? अगर कोई प्रपोज़ल या कोई इत्तफाक नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा? मैं बरोज़ मंगल अदालत की खिदमत में पेश हो जाऊंगा और अदालत को, चीफ जस्टिस को, बेंच को बता दूंगा। लेकिन मंगल को तो अभी राउंड है ना, मंगल को आप हम कहें कि ये फाइनल राउंड है, आप मंगल को ये फाइनल राउंड है आपका तीसरा मुज़ाकरात का। जी मैं अर्ज कर दूं, जी 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 ये फाइनल राउंड है। अच्छा। अगर मंगल तक कोई बात तय होती है तो फाबेहा मंगल से आगे हम नहीं जा सकते। तो ये आपने जो हुकूमत इत्तेहादी जो लोग हैं, मुज़ाकरात की टीम है, उनको आपने इस बात को आगाह कर दिया है कि हम मंगल से आगे नहीं जाएंगे, ये तीसरा और आखिरी राउंड होगा मंगल वाले दिन? जी 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 मैंने अर्ज कर दिया उन्हें, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं और लग भी ये रहा है कि हुकूमत जो है वो टाइम गेन करेगी इस आड़ में कि मुज़ाकरात चल रहे हैं और उधर से तौहीन अदालत से भी बच जाए 14 मई को लेके। हाँ, मैं तो अर्ज कर चुका ना, मुझे पहले दिन से ये लग रहा था और मैंने पहले दिन से कहा था कि हम मुज़ाकरात के ख्वाह हैं, लेकिन ताख़ीरी हरबे समझते हैं और हम नहीं होने देंगे।
तो अगर मंगल तक कोई माकूल रास्ता वो नहीं निकाल सकते और इत्तेफाक राय नहीं होता तो फिर बात ख़त्म हो जाएगी और हम अपना नुक्ता नज़र जो है वो चीफ जस्टिस की खिदमत में पेश कर देंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है शाह साहब कि दोनों तरफ से लचक का मुजाहरा दिखाना पड़ेगा। वो 14 मई को करवाने के लिए तैयार नहीं है, बावजूद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दिखाना पड़ेगा। सुने सवाल सुन लेना। तो आप लोग अक्टूबर तक जाने के लिए तैयार नहीं है। आपका सवाल पुराना हो गया, पीछे रह गया, आपके सवाल से आगे निकल गए हम। अच्छा, इसका मतलब है कि मामलात जो है ना वो 14 मई पे भी फाइनल हो सकते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ जो ख्वाहिशात का इजहार किया गया, मैं अभी बात नहीं करना चाहूँगा, मैं मंगल तक मुंतज़िर रहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने बहुत सी चीज़ों को समेट लिया है, हमने बहुत सी चीज़ों का हल तलाश किया है आइन के दायरे के अंदर रहते हुए। हमने पॉलिटिकल और लीगल दोनों सतह पर हमने इस पे गौर व फिक्र किया है और तहरीक-ए इंसाफ की टीम ने एक ऐसा प्रपोज़ल उनकी खिदमत में पेश किया है जो हमारी राय में काबिल अमल भी है। मुल्क में इंतखाबात शफाफ इंतखाबात भी हो सकते हैं और एक ही दिन हो सकते हैं पूरे मुल्क में, और एक ही दिन हो सकते हैं पूरे मुल्क में। अच्छा, एक ही दिन अब पूरे मुल्क में कैसे? 14 मई को तो पंजाब की सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डेट दे चुकी है। और ये तो फिर आप इंतज़ार कीजिए ना कैसे तो मैं बताऊंगा जब मौका आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयर, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार औरिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया औरिया साहब आपका। औरिया साहब, कल रात चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर जिस तरीके से धावा बोला गया, जिस तरीके से घर की ख़वातीन को हिरास किया गया, चौधरी परवेज़ इलाही को पकड़ने की कोशिश की गई, क्या आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत की क्लैरिफिकेशन के बाद कि भाई हमारा तो इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, निगरान वज़ीर आला बाहर बैठे हुए हैं, तो ये मामला इतना सादा है जितना बताने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल इतना सादा नहीं है। और एक बात तो ये है कि खास तौर पे जब आईजी वहां पर मौजूद ना हो और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर ना हो, वजीर आला भी बाहर चला जाए तो इंस्ट्रक्शन कहाँ से आ रही थी? इंस्ट्रक्शन एक एंटी करप्शन का जो डीजी होता है, हमने भी उनके साथ जिंदगी गुजारी हुई है, एंटी करप्शन का डीजी जो है वो परमिशन लेता फिरता होता है चीफ सेक्रेटरी से, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से कि मुझे पुलिस फोर्स दी जाए, मुझे बाकी, और उसको फिर भी वो गिरफ्तार नहीं कर पाता। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वारंट ऑफ द अरेस्ट जो थे वो अदालत ने बाकायदा जुबानी बता दिए थे। इनको पता था कि बात है रिटन ऑर्डर कल तक मिलेगा तो एक दिन का वक्फा है, लेकिन अदालत का जो रिटन ऑर्डर है वो तो मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है बुनियादी तौर पर वो ऐसे बीज बो रही है कि जिसके कांटे जो हैं बड़ी देर तक चुभते रहेंगे। अब देखें ना, आज तक शहबाज शरीफ की हुकूमत या बटा हुआ शरीफ खानदान, कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है? देखिए, मैंने उनके साथ काम किया है, बटा हुआ तो मैं नहीं कह सकता हूं, इसलिए कि ये हमें नजर आता है बटा हुआ, लेकिन असल में दोनों एक ही होते हैं। ठीक है ना, वो हमेशा से यही होता है। अगरचे के लोग कहते हैं शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी अपनी इक़्तिदार की ख्वाहिश भी है, सब कुछ भी है, बच्चों में तकसीम भी आ गई है, लेकिन जब तक तो शहबाज शरीफ जिंदा है तब तक तो इसको बटा हुआ खानदान नहीं कहा जा सकता। ये बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब की जाती वेंजेंस और उनके अंदर एक जो नफरत, आप बड़ों तक तो बटा हुआ नहीं कह सकते, लेकिन जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। इसकी रीसेंट मिसाल चौधरी खानदान है, परवेज इलाही शुजात खानदान है। जब बच्चे बड़े होते हैं, आपकी अगली नस्लें बड़ी होती हैं, तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। जी बिल्कुल बदल जाती हैं, यकीनन बदल जाती हैं। अब देखें ना, जो परवेज इलाही साहब की बीवी हैं वो तो चौधरी शुजात की बेटी हैं, तो और कुछ नहीं तो चौधरी ज़हूर इलाही की बेटी का घर तो रेड हुआ है ना। तो ये तो किसी को इसकी हयात तो आनी चाहिए थी उन सबको भी, सालुक को भी और शाफे को भी। देखिए, असल मसला ये है कि चौधरी ज़हूर इलाही जो इनके वालिद थे, इनके परवेज इलाही के चचा थे और ससुर भी थे,
वो एक आम से सियासतदान थे, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो के हथकंडों ने उनको एक बहुत बड़ा सियासतदान बना दिया। आप सोच नहीं सकते कि गुजरात की हद तक वो अमूमन तौर पर उनकी सियासत चलती थी, वो भी गुज्जर और जाट की, लेकिन जब जुल्फकार अली भुट्टो ने उनको कैद किया, उनको मुकदमे बनाए, उनको कोलू जेल में रखा, तो फिर हो ये रहा था कि वो सेंटर बन गए। अब परवेज लाई जो था एक बुनियादी तौर पर पंजाब लेवल पे प्ले कर रहे थे, अपने हिसाब से उनका प्रो एस्टेब्लिशमेंट थी, लेकिन कल के वाकये ने परवेज लाई को एक बिल्कुल मुख्तलिफ लीडरशिप के तौर पे लेके आ गए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, हीरो कौन बना रहा है? पकड़ना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। रियासत अगर किसी को, इदारे किसी को पकड़ना चाहें तो औरिया साहब, यहाँ नवाज शरीफ भी पकड़े गए, यहाँ हमजा शहबाज भी पकड़े गए, यहाँ एहसन इकबाल भी पकड़े गए, शाहिद खाकान अब्बासी, हमजा शहबाज, आप किसी का भी नाम लें, यहाँ जरदारी साहब भी पकड़े गए। क्या पकड़ना इतना मुश्किल है जितना बन गया है? आप देखें जमान पार्क में भी तमाशा लगा, इमरान खान नहीं पकड़े गए या पकड़ना नहीं चाहते थे, और कल रात ज़हूर इलाही रोड पर क्या तमाशा लगा सबने देखा। तो पकड़ना काम है या मकसद पीछे कुछ और है? देखिए, मैं ब्यूरोक्रेसी को जानता हूं। ब्यूरोक्रेसी जो है वो कभी भी कच्ची जमीन पर पांव नहीं रखती। ब्यूरोक्रेसी को जब ये अंदाजा हो जाए कि ये जो सब कुछ है ये बहुत आर्जी सा सेटअप है, तो फिर वो बड़ी बेदली से काम किया करती है। मैं एक बात बड़ी साफ बात बताऊं आपको, एक सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है कि कोई भी शख्स जो है ब्यूरोक्रेसी में से वो अपने कैरियर को इस बात पे दाव नहीं लगा सकता कि मैं इतना बड़ा एक्शन कर जाऊं और उसके बाद ये निकल जाए और मामला खत्म हो जाए। असल मसला ये है कि बाहर बात है, आपने काम तो इसी पुलिस से कराना है ना, आपने काम तो इसी ब्यूरोक्रेसी से कराना है। आप पूरी की पूरी लाहौर के जो डेट की है पूरी नफरी जो है वो एक पुलिस के थाने के बराबर भी नहीं होती, तो काम तो पुलिस से लेना है। तो पुलिस को जब ये पता चल जाता है कि इसमें मेरी जिंदगी मौत का मसला भी बन सकता है, मेरी जाती दुश्मनी भी हो सकती है, तो फिर वो नहीं करते। खास तौर पे जुल्फकार अली भुट्टो जो था, उसको जब भुट्टो ने उसको अहमद रजा कसूरी को पुलिस वालों से मरवाया था और पुलिस वालों ने कहा था कि हमने नहीं किया, हमें तो कहा गया था, हमारी कौन सी जाती दुश्मनी थी उनके साथ, हम ऐसा नहीं करना चाहते और वही केस भुट्टो साहब के गले पड़ गया था। वेरी ट्रू। चारों को फांसी हुई, उन चारों को फांसी हुई। और उसके बाद अच्छा फिर मॉडल टाउन केस के अंदर भी सूरत हाल ये बनी कि पुलिस बहुत मोहतात हो गई थी, क्योंकि असल मसला यह था कि किया किसी और ने, मुअत्तल कोई और होता है, बाकी चीजें कुछ और बनती हैं। तो अब मसला सारा ये हो गया कि ये जो हुआ है, ये छोटे लेवल पे हो तो गया है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो छोटा आदमी जो होता है, वफाकी हुकूमत की तो बिल्कुल ला ताल्लुकी है। ये आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है? डार साहब ने कुरैशी साहब को फ़ोन किया, उन्होंने बिल्कुल डिनाई किया। उल्टा भी शाह साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, वो कहते कि वो बड़ा अफसोस का इजहार कर रहे थे, लेकिन फिर निगरान वज़ीर आला पंजाब भी बाहर बैठे हुए हैं। टोटली रिस्पॉन्सिबल आप इसको मोहसिन नकवी की हुकूमत को, निगरान हुकूमत को समझते हैं? वफाकी हुकूमत का भी इसमें कोई ताल्लुक है? देखिए, मोहसिन नकवी जो है अपनी स्ट्रेंथ कहीं और से लेके आता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मोहसिन नकवी अपने आप को जरदारी साहब का जो है वो बहुत ज्यादा बच्चा, बल्कि जरदारी खुद उसको बच्चा कहते हैं। जरदारी साहब को एक बहुत जाती किस्म की तकलीफ थी कि परवेज लाई साहब जो है मुझसे वादा करके मुकर गए हैं। तो जाहिर बात है जरदारी साहब के अंदर भी एक इंतकामी सूरत हाल तो मौजूद है, और वहां सिंध के लोग बताते हैं कि वो भूलते नहीं है अपने दुश्मन को या अपने से धोखा देने वाले को। यही हालत जो है नवाज शरीफ की है। नवाज शरीफ भी किसी तौर पर भी अपने दुश्मन को नहीं भूलता। मैं जद्दा में वहां था, तो जद्दा में कुछ साफियों ने रोज डेली उनके पास जाया करते थे और वो रोज डेली उनको खाना खिलाते थे। इस दौरान चौधरी शुजात वहां पर आ गए और चौधरी शुजात से साफियों ने बात की कि क्या हम नवाज शरीफ से बात करें, आप दोनों मिल जाएं आपस में। तो शुजात ने कहा ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने नवाज शरीफ से बात की तो नवाज शरीफ आग बगोला हो गए और बात करना बंद कर दी। दोबारा उसने की तो उसने कहा आप अभी तक उनसे मिलते हैं मेरे साथ बैठते हुए? तो उनको तो यहां तक भी गवारा नहीं होता कि कोई साफी जो है जो उनके दस्तरखान पे खाना खाता है वो उनके मुखालिफ से मुलाकात भी करे। तो आपको मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या लग रहा है? ऐसे पैरेलल जब इस तरह गिरफ्तारियां भी होंगी, इस तरह धावे बोले जाएंगे, दूसरी तरफ मुज़ाकरात, तो मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा? फिर ख्वाजा आसिफ का ये कह देना, इसका क्या फ़ायदा मुज़ाकरात का, ऐसे मुज़ाकरात का जो सिर्फ वक्त का ज़िया हो? देखिए 1977 हमारे सामने है। 11 मार्च को जिस वक्त असेंबली के इलेक्शन हुए थे और लोगों ने हड़ताल शुरू की थी, तो 3 दिन के बाद सुबह असेंबली इलेक्शन मुकम्मल बाइकाट हो गया, तो मूवमेंट चली थी। जून के आखिरी हफ्ते में मुज़ाकरात शुरू हुए थे।
भुट्टो था, कौसर नियाजी था, हफीज पीरजादा एक तरफ, नवाबदार नसरुल्लाह और मुफ्ती महमूद और प्रोफेसर गफूर एक तरफ, ये सारे मोडेलिटी तय करते थे और इर्द गिर्द लोग स्पॉइलर होते थे। इन स्पॉइलर में से एक नाम था असगर खान का। असगर खान ने आर्मी चीफ ज़ियाउल हक को खत लिखा कि भुट्टो पर कोई एतबार नहीं, तुम फौरन टेक ओवर कर लो, वो स्पॉइलर था। इस तरह और दो तरफ स्पॉइलर वहां से पीछे पीपल पार्टी की तरफ से जो कहते थे कि नहीं होने चाहिए। इस दौरान इनको अंदाजा हो गया कि अब हमारे हाथ से रस्सी निकल रही है, तो 5 जुलाई को 9 बजे जब मीटिंग खत्म हुई तो उन्होंने एग्रीमेंट तकरीबन ड्राफ्ट बना लिया था। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और रात को ज़ियाउल हक आ गया था और वो फिर 11 साल तक रहा था। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, स्पॉइलर हैं, ख्वाजा असद जैसे लोग स्पॉइलर हैं, मौलाना फजल रहमान जैसे लोग स्पॉइलर हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि नून लीग वाले इमरान खान को बकायदा आके ना मैसेज देते हैं कि ये जो जुल्म हो रहा है हमारा इसमें कोई कसूर नहीं, हमें बदनाम किया जा रहा है, और बकायदा खुफिया मैसेज वहां पहुंचाते हैं। अब मसला यह है कि इस वक्त सियासतदानों ने अगर ना मिले तो मसला सारा ये होगा कि फिर इनके हाथ में कुछ नहीं होगा, हो सकता है कुछ ताले आजमा आ जाए। नहीं तो जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं इन कार्रवाइयों का उनसे तो कोई ताल्लुक नहीं है, बावजूद इसके कि वफाकी हुकूमत इनकार करी। अगर सब कुछ ये सियासतदान नहीं कर रहे हैं तो फिर कौन सी ऐसी तीसरी कुव्वत है या ताकत है, जो फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे कल कि अगर सियासतदान नहीं है तो फिर भाई कोई तो है जो मामलात को ख़राब करना चाहता है। देखिए, सियासतदानों में एक बड़ी एक खराबी आ चुकी हुई है कि करते वो खुद हैं और कंधे पे किसी और पे डाल देते हैं। पहली बात है, कोई ताकत आपकी ऐसी नहीं है कि जो शहबाज शरीफ से मजबूरन पेन से दस्तखत करा के कहे कि जाओ तुम आईजी को कहो कि जाके इमरान खान के रेड करे। कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ शख्स, बेशक आईजी हो, बेशक चीफ सेक्रेटरी हो, बेशक वजीर दाखिला हो, कि जो इस किस्म की, ये बिल्कुल दूसरे स्कूल है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, हालात जब खराब हो जाते हैं, हमने 9 जून के बाद हालात खराब होते देखे थे। 9 अप्रैल के बाद यहाँ पर लाहौर में जब फायरिंग हुई थी और उसके बाद अगले 1.5 महीने में हालत ये थी कि लाहौर में मार्शल लॉ लगा दिया गया था, लेकिन फौज के 3 ब्रिगेडियर थे, उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया था और समझते थे कि हम नहीं चला सकते थे। मैं आपको बताऊं, इस वाकई ये सियासतदान आज भी समझ जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह फिर एस्टैब्लिशमेंट को इंटरवीन करना पड़ जाएगा जब हालात बहुत खराब हो गए। इन कार्रवाइयों के बाद आपको लगता है चौधरी परवेज इलाही का कद बड़ा होगा? आप खुद तो सोचे, सारे गुनाह धुल गए, हमें और क्या चाहिए। बहुत शुक्रिया औरिया मकबूल जान साहब, मेरे बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी राना एहसान अफजल साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, कल रात से चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर जो कुछ हो रहा है, अभी भी वहाँ पर पुलिस की टीमें पहुँचना शुरू हो गई हैं, उनके घर की तरफ जाने वाले तमाम रस्तों को ही बंद कर दिया गया है। ऐसी क्या दहशतगर्दी की कार्रवाई की है चौधरी परवेज़ इलाही ने कि अगर आप, हमें भी पता है कि अगर रियासत किसी को पकड़ना चाहे तो क्या रियासत के लिए तो कुछ करना मुश्किल नहीं है। जमान पाक में भी हमने कुछ रोज पहले यही तमाशा देखा था और कल रात चौधरी परवेज इलाही के घर पर भी यही तमाशा हुआ। रियासत अगर पकड़ना चाहे तो पकड़ क्यों नहीं पा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये नया ट्रेंड इमरान खान ने मुतारिफ कराया है कि पुलिस की रिट को चैलेंज करना है, हुकूमत की रिट को चैलेंज करना है, और अगर कोई पुलिस वाला जो है कानून के मुताबिक अरेस्ट वारंट्स लेके आता है तो उसको घर के अंदर भी नहीं घुसने देना, मुलाजमों को आगे खड़ा कर देना है, खवातीन को आगे खड़ा कर देना और पथराव करना है। उस केस में आपके इल्म में होगा कि उनको जमानत मिल चुकी हुई है? नहीं, वो जमानत नहीं, कोई ये उनके लॉयर ने क्लेम किया, लेकिन जिस केस में वो कह रहे हैं कि कोई वो शो नहीं कर सके कोई कागज, जिस वक्त पुलिस उनके लॉयर जब ये कर रहे थे कि उस केस में, स्पेसिफिक केस में उनके पास जमानत है, कोई ऐसा वो कागज उस वक्त वो शो नहीं कर सके। जो मंजर देखा कि वहां वो बख्तरबंद गाड़ी ने दरवाजा तोड़ा, मुझे पता है अगर वो दरवाजा खोल देते तो क्या मसला था, क्यों नहीं दरवाजा खोल रही? कौन से लीडर हैं जो बुज़दिलाना तो दरवाजा तोड़ने को आप जायज समझ रहे हैं? जिस तरीके से घर के शीशे तोड़े गए, जायज था ये सारी कार्रवाई? आप पुलिस की कार्रवाई के अंदर रुकावट कोई बंदा नहीं डाल सकता पाकिस्तान का। अगर यहाँ तो पुलिस वालों को आपने जो है बात सुने, इज्जत को, इसका मतलब ये हुआ, सुन लेना, इसका मतलब ये हुआ पुलिस को कहीं से ऑर्डर्स मिले थे
ये सारी कार्रवाई करने की? वफाकी हुकूमत लाताल्लुकी का इजहार करिए, आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। डार साहब शाह महमूद कुरैशी को फ़ोन कर रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि हमें बड़ा अफसोस हुआ है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि किसी कानून में नहीं लिखा कि इस तरह आप घर तोड़ के दरवाजे तोड़ के दाखिल हो। आप कह रहे हैं सब सही है, आपके वज़ीर दाखिला इसको कंडेम कर रहे हैं। नहीं, देखिए मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है। अगर उस दरवाजे को खोल दिया जाता तो वो दरवाजा तोड़ने की नौबत ना आती। पुलिस के सामने आप ये मैसेज दे रहे हैं अवाम को कि पुलिस किसी को भी पकड़ने आए तो आप उसे कहें कि भाई हमने आपकी बात नहीं मानी, हम आपके सामने मुलाजिम खड़े कर देंगे, दोस्त यार मोहल्लेदार खड़े कर देंगे, वो आपसे लड़ाई लड़ेंगे। ये ट्रेंड इमरान खान मुतारिफ करा रहे हैं। अगर ये ट्रेंड नया ट्रेंड जारी हो गया है तो फिर सब पूरी कौम के लिए इसको लागू करें कि कोई पुलिस वाला कोई अहकामात पुलिस के वो काम करने आए तो उसको मुस्तरद कर दे। क्या ये नया पाकिस्तान है? जाहिर है पुलिस को कहीं से अहकामात मिलते हैं तो पुलिस ने कार्रवाई की है ना, इतनी बड़ी रेड की है, इतनी तादाद में पुलिस अफसरान वहाँ गए हैं। मोहसिन नकवी साहब बाहर हैं, आईजी पंजाब यहाँ पर है नहीं, ऑर्डर्स फिर इसका मतलब वहीं से मिल रहे थे, बाहर बैठे ऑर्डर्स दे रहे थे मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब। देखिए ये तो पुलिस की कार्रवाई है ना। जो भी केस मुझे उस ना इस केस की डिटेल का पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि अरेस्ट वारंट मौजूद है। जब अरेस्ट वारंट मौजूद हो तो आप कौन से लीडर हैं, इतने बहादुर आप लीडर हैं तो अपनी गिरफ्तारी दे दें, 2 दिन बाद आप कोर्ट में पेश हो जाएंगे। कोर्ट में अगर आप बेकसूर हुए पूरे अवाम के सामने पता चल जाएगा पुलिस ने गलत किया। लेकिन ये कौन सा नया ट्रेंड है कि पुलिस के सामने आपने जो है वो सरेंडर नहीं करना, पुलिस के सामने आपने उनको घर के अंदर नहीं घुसने देना अगर उनके पास अरेस्ट वारंट हो और आपने उनसे लड़ाई लड़नी है। ये कौन सा ट्रेंड है? ये कौन सी आपको पता है जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी और नून लीग के लोगों को भी पकड़ा जाता था, पीपल्स पार्टी के लोगों को, सुन लेना। और जब हम जैसे लोग ये सवाल उठाते थे कि पीटीआई और ऑपोजिशन को बातचीत करनी चाहिए, मिलकर बैठना चाहिए, तो आप की पार्टी के लोग और उस वक्त की जो अपोजिशन थी वो ये कहते थे कि भाई पैरेलल तो सब कुछ नहीं चल सकता। एक तरफ इमरान खान जो वो हैं वो कहते हैं कि हम जेलें भर देंगे और एक एक को हम पकड़ कर अंदर डालेंगे, दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात की बैठने की बातें करते हैं और आपको अब वही चीज़ें सब रिपीट हो रही हैं। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो है ना वो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। तो पैरेलल तो इस तरह यहाँ पे भी नहीं चल सकता ना। नहीं, देखिए बात ये नहीं है, मुज़ाकरात तो चल रहे हैं। क्या अगर एक आदमी ने 2020 का 2050 का मास्टर प्लान बना दिया, उसका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उसने इतराफ कर लिया करप्शन का, वो हिरासत में है, यानी कि करप्शन के संगीन इल्जामात हैं, तो पुलिस क्या जो है उन इल्जामात पे कार्रवाई नहीं कर सकती? मुझे पता है मसला क्या है, क्या मसला है, वो गिरफ्तारी क्यों नहीं दे सकते, किस चीज से भाग रहे हैं? कि क्या अदालतें यहाँ मुल्क में खुली नहीं है? अदालतें क्या फौरन जो है वो जुडिशल नहीं कर रही? सब मामला चल रहे हैं, तो फिर ये कौन सी जिद है कि भाई चले फिर पकड़ लेते ना, फिर पकड़ लेते ना, पकड़ा क्यों नहीं? रियासत तो कमजोर नहीं है, एक बंदे के आगे, एक सियासतदान के आगे रियासत इतनी कमजोर नहीं पड़ सकती है। एहसन इकबाल साहब अभी एक टीवी चैनल पर कह रहे थे कि ये जो तमाशा लगा हुआ है ना, पकड़ना मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ तमाशा लगा हुआ है। शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो परवेज इलाही के लिए या तहरीक इंसाफ के लिए हमदर्दियां रखते हैं, और वो इल्जाम भी लगा रहे थे कि शायद निगरान हुकूमत में आप लोगों की तरफ से कुछ लोग ऐसे हैं। देखिए मुझे जितनी समझ इस मामले की आती है कि पुलिस पाकिस्तान में बदकिस्मती से सियासी जो एक कह ले कि टेम्परेचर है वो इतना बढ़ गया है कि खुदा ना खास्ता पुलिस कोशिश करे तो यहाँ तो लोग सियासतदान जो हैं, सियासी पार्टीज जो हैं वो कोशिश करती हैं कि कोई हलाकत हो जाए ताकि उस पर भी सियासत की जाए। तो इस माहौल के अंदर मेरे ख्याल से पुलिस इस चीज से भी घबराती है कि कोई जानी नुकसान ना हो जाए, यहाँ जबकि दूसरी साइड की कोशिश होती है कि कुछ हो जाए ताकि हम उसे सियासी एक प्रोपेगेंडा उससे कर सके। तो ये माहौल इतना खराब हो चुका है कि देखें आज पाकिस्तान में पुलिस अपनी रिट कायम करने जाती है तो उसके ऊपर सियासी कार्ड खेला जा रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। भाई आप इतने बड़े लीडर हैं, गिरफ्तारी दें, बेगुनाह होंगे, कल परसों 2-3 दिन में निकल आएंगे बाहर और रियासत एक्सपोज हो जाएगी, पुलिस एक्सपोज हो जाएगी। क्यों आप वो एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि हमें ना कोई हाथ लगा सकता है, ना हमें गिरफ्तार कर सकता है, और हम अपने मुलाजमों को आगे पेश कर देंगे या बच्चों को आगे पेश कर देंगे या खवातीन को आगे पेश कर देंगे। लेकिन खवातीन को जिस तरीके से हैरास किया गया, चौधरी खानदान की खवातीन को ना तो कभी किसी ने टीवी चैनल पर देखा है, ना ही उनकी सियासत के हवाले से कभी उनकी कोई इंटरफेरेंस रही है। जिस तरीके से घर की खवातीन के साथ रात को सलूक बर्ताव किया गया, क्या वो दुरुस्त था? हमें याद है मरियम बीबी के साथ ऐसे हुआ था, तो कितना हम जैसे लोगों ने भी कंडेम किया था, सबने कंडेम किया था कि इस तरह नहीं होना चाहिए।
अगर किसी को, मुझे नहीं पता, इसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन अगर पुलिस ने खवातीन को कोई तंग किया है और कोई यानी कि उन्होंने इस तरह कोई काम किया है तो उसको तो मैं नहीं सपोर्ट करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि अगर पुलिस अरेस्ट वारंट लाई है तो यार खुद गिरफ्तारी दे दो। आपको छुपना नहीं चाहिए, फिर आपको दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए कि पुलिस को आप फोर्स करें कि वो अपना फिजिकल एक्शन लें। फिर आपको चाहिए कि आप गिरफ्तारी दें। तो चौधरी शुजात के घर क्यों चली गई पुलिस? चौधरी सालिक भी वहां पे मौजूद थे, वहां क्यों चले गए? वहां कौन था? ये तो पुलिस वाले आपको बता सकते हैं। मैं तो सिर्फ इस मुद्दे पे मैं बहस कर रहा हूं आपसे कि अगर अरेस्ट वारंट मौजूद है तो गिरफ्तारी दे दें। इस तरह मत करें कि आप पुलिस की रिट को चैलेंज करें, रियासत की रिट को चैलेंज करें, इससे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। ये तमाशा ये कब तक चलता रहेगा? तो क्या अब ये ऐसे ही होगा जब तक परवेज इलाही गिरफ्तारी नहीं, मेरी बात सुने। हमारे लीडरान को गिरफ्तार किया, दर्जनों में किया। कौन सा हमारा PMLN का लीडर है जिसको गिरफ्तार नहीं किया गया? हर एक ने गिरफ्तारी दे दी। जब उन्होंने अरेस्ट वारंट दिखाए, खाकान अब्बासी गाड़ी से निकले, उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। तो देखें, ये अगर मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे आपकी बात या PTI की बात हम मान लेते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो गिरफ्तारी दें, अदालतों में साबित करके अब आप एक्सपोज कर दें रियासत को। लेकिन ये नहीं होता कि पुलिस के अरेस्ट वारंट को आप ठुकरा दें और पुलिस से लड़ाई लड़े। इसका नतीजा खतरनाक है। राणा साहब, मंगल को जो मुज़ाकरात का तीसरा राउंड है, क्या ये फाइनल राउंड होगा? देखिए, ये तो अब जो मुज़ाकराती टीम है वो अपना जो भी अभी तक बहस हुई है वो लीडरशिप के पास अपने लेके गई है और उसकी तैयारी के मुताबिक अब आएंगे। उम्मीद तो यही है कि कोई कंसेंसस से अगर मामला हल होते हैं तो उससे बेहतर तो कोई और रास्ता नहीं है। और यही उम्मीद रखनी चाहिए कि मंगल वाले दिन कोई जो है फैसला हो जाए। लेकिन अगर कोई फैसला मंगल वाले दिन नहीं होता, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब अभी मेरे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे मैं तो कोर्ट चला जाऊंगा और उसके बाद फिर आपको भी कॉन्सिक्वेंसेस का पता है। कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, फैसला लिखा जा चुका है, 14 मई की इलेक्शंस कोर्ट ने दी है, तो उसके बाद तो फिर तौहीन अदालत में शहबाज शरीफ साहब घर जा सकते हैं। गिलानी साहब की मिसाल हमारे सामने है। फिर तो बड़ी वाज़ेह ये बात है कि तौहीन अदालत में शहबाज शरीफ साहब का तो कोई कसूर नहीं है, ये तो पार्लियामेंट का फैसला है। फिर आप पार्लियामेंट को तौहीन अदालत में बाहर कर दें। 14 मई पर इलेक्शंस करवाने पर कोई बातचीत आप लोगों की पार्टी में कोई कंसेंसस है कि 14 मई को भी इलेक्शंस हो सकते हैं? 14 मई को तो पॉसिबल ही नहीं है ना जी इलेक्शंस। उसके अंदर हम अब देखें, अभी तक ना पैसे रिलीज हुए, ना लॉ एंड ऑर्डर का कोई मामलात है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है 14 मई को। 14 मई को पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आइन के बरखिलाफ तो आप लोगों ने काम किया। लेकिन चले हम इसकी अगली सूरत ये देख लेते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ भी इस पर मान जाती है तो बहरहाल इसको तरमीम तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आइन तो 90 रोज का कहता है और तरमीम करने के लिए PTI को वापस आना पड़ेगा पार्लियामेंट में। नहीं, कोई तरमीम की जरूरत नहीं है। आइन के अंदर तो 90 रोज का कहता है, क्या रास्ता? नहीं, देखें, आर्टिकल 254 बड़ा क्लियर है। उसके आर्टिकल 254 की मौजूदगी के अंदर आपको किसी तरमीम की जरूरत नहीं है। वो क्लियर है कि अगर कोई चीज विद इन अ टाइम लिमिट होनी चाहिए और वो नहीं होती तो वो जब हो जाएगी तो वो वैलिड है। तो ये आपके पास बहुत बड़ा रास्ता है कि आप आर्टिकल 254 के तहत इलेक्शन जो है अक्टूबर में करा लें। कोई तो आइन में जो 90 रोज का कहा गया, ये सोच समझ के कहा गया। इस तरह तो साल आगे कर दे, 2 साल आगे कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है। अब पंजाब की जो हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत की तो आइनी मुद्दत निगरान हुकूमत पूरी हो चुकी है। तो माहिरीन तो ये भी कह रहे हैं कि इनके जो ऑर्डर्स हैं, जो अहकामात हैं, वो भी गैर आइनी तौर पर ये बैठे हुए हैं, कोई जवाब नहीं है। ये PTI का मौकफ है। जब बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई थी तब भी वहां उस वक्त की केयर टेकर हुकूमत इलेक्शंस तक जो है वो ही चलती रही। कोई आईनी आप लोगों के जो इत्तेहादी है ना, पीपल्स पार्टी वाले, पीपल्स पार्टी के जो सीनियर लोग हैं, ये उनका मौकफ है। नहीं, वो सीनियर लोग हैं जिसको पीपल्स पार्टी भी ओन नहीं करती। ये उनका मौकफ है। वो तो आइन और कानून की अगर बात करेंगे तो जाहिर पीपल्स पार्टी को भी सूट नहीं कर रहा, तो वो कैसे मानेंगे? वो तो आईनी और कानूनी तौर पे बात तो कर रहे हैं। मैंने आपसे आईनी बात की है। आर्टिकल 254 जब मौजूद है तो आपको किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं। वो बड़ा क्लियर कट, बहुत क्लियर है वो आर्टिकल कि अगर आप किसी कोई टाइम फ्रेम को अगर वायलेट हो गया है टाइम फ्रेम, तो उस मामले को अगर आप बाद में भी कर लेते हैं तो वो वैलिड होता है। अच्छा, आप लोगों की पार्टी ये क्यों कह रही है कि 16 सितंबर से आगे 17 को भी आप इलेक्शंस करवा लें, हमें कोई एतराज, 16 से पहले नहीं करवाने? इसके पीछे क्या वजह? क्या चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट पार्टी कहा है? मेरा नहीं कहा है?
एक आधे बंदे का ये बयान होगा, लेकिन ये कोई ऑफिशियल पार्टी का बयान नहीं है या पीडीएम हुकूमत का बयान नहीं। क्या चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट क्या अगर हो जाती है और उससे पहले आप इलेक्शन नहीं चाहते तो ये क्या आप लोगों के फायदे में है? ये चीज सूट करता है आप लोगों को? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो फिर पहले करा दें। तो मेरे नजदीक तो कोई तो फिर पहले क्यों नहीं करा रहे हैं? नहीं, हम देखें, हम 163A के तहत जो एक गैर आईनी काम हुआ, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ना क्रिएट करना, ना अमेंड करना, ना रीराइट करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, उसने वो किया। और उसकी वजह से एक पीडीएम से हुकूमत छीनी गई और एक ऐसे आदमी के पास चले गई हुकूमत जिसने जनरल बाजवा के मशावरत में उस दोनों असेंबलियों को डिसॉल्व कर दिया। तो उसकी वजह से आप वफाक को भी जल्दी डिसॉल्व कर लेंगे, आप सिंध को भी जल्दी डिसॉल्व कर देंगे, बलूचिस्तान को भी जल्दी डिसॉल्व कर देंगे। क्यों करेंगे? क्या वजह है? क्या इसकी कोई इसकी वजह नहीं है। बाकी ये कि इलेक्शंस आइन के मुताबिक फ्री, ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर होने चाहिए। दूसरा, आपके केयर टेकर सेटअप के निजाम के नीचे पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस हो। क्या मुज़ाकरात आप लोग सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर से या तौहीन अदालत से बचने के लिए आप लोग कर रहे हैं? नहीं, मुज़ाकरात तो मैं समझता हूं कि इस चीज के बावजूद कि पीडीएम के अंदर जमातें मौजूद हैं जो मुज़ाकरात को सपोर्ट नहीं करती। हमारी अपनी पार्टी में ये एक मौक़िफ़ है कि हमें एक ऐसे आदमी के साथ जिसने नफरत के बीज बोए, जो कि आज भी नफरत के बीज बो रहा है, जो कि आलमी साजिश के झूठे प्रोपोगेंडा के तहत अपनी सियासत को आगे लेके गया, उस जब तक वो माजरत नहीं करता हमें नहीं करने चाहिए। आपकी पार्टी में डिवीजन है, आपकी पार्टी में मैं बाकी जमातों की बात नहीं कर रही, आपकी पार्टी में इसका मतलब वाज़े डिवीजन है। ख्वाजा आसिफ का तो मैंने बयान सुन लिया है कि वो कहते हैं ये वक्त का ज़िया है। ख्वाजा आसिफ के अलावा कौन सी शख्सियात हैं जो मुज़ाकरात नहीं चाहती हैं? देखें, हमारी पार्टी में मुख्तलिफ मौक़िफ़ होते हैं, लेकिन जब पार्टी प्रेसिडेंट या एक मेजॉरिटी फैसला कर ले तो फिर उसके मुताबिक मामला चलते हैं। लेकिन बिल्कुल लोगों का बहुत मुख्तलिफ मौक़िफ़ है पार्टी के अंदर मौजूद। मरियम बीबी ने भी ट्वीट किया, बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल कंसेंसस यही था कि मुज़ाकरात हमने करने हैं तो हम कर रहे हैं मुज़ाकरात। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल, आज़म के मामले खुसूसी मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।